हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ वाले चैप्टर का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो भी चीज हम लोग पढ़े थे एक बार उसको देख लेते क्या क्या पढ़े थे। इसमें इस चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ क्या है उसको समझ लिया था, पदार्थ किससे बनी होती है इसको भी समझ लिया था, और पदार्थ की विशेषताओं को हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में पदार्थ की अवस्था को समझेंगे, पदार्थ की अवस्था को समझेंगे और उसके प्रॉपर्टी को समझेंगे, है ना। लेकिन अवस्थाओं को समझने से पहले एक छोटा सा टर्म है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं और हिंदी में उसको हम लोग विसरण कहते हैं। अगर विसरण पहले हम लोग समझ लें तो पदार्थ की अवस्थाओं को समझने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मजे के साथ। और ऐसे ही एक बात और बता दे रहे दोस्तों, वीडियो को कंप्लीटली देखोगे तब जाके देखो क्या मजा आने वाला है ना। और 9th को तो ऐसे पढ़ेंगे ही, 10th को भी ऐसे ही पढ़ेंगे। आप लोग बस साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए जितना भी मेहनत करना होगा हम करने को तैयार हैं। बस आप लोग दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों को भी मौका दीजिए और उसको भी पढ़ने का मौका दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है ना डिफ्यूजन को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। विसरण जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिफ्यूजन। अरे सर डिफ्यूजन क्या है भैया? अभी हम लोग समझेंगे। अरे सर डिफ्यूजन, कहीं डिफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं माइंड फ्यूज तो नहीं हो जाएगा क्या भैया? कैसे हो जाएगा ना, एकदम नहीं होने देंगे। आप लोग बिंदास रहिए। सबसे पहले डिफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं एक मस्त एग्जांपल लेकर के। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपका ये घर है और दूसरा आपके बगल वाला घर हुआ। उस बगल वाले घर में कुछ मस्त 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 चीज, मजे 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 चीज बन रहा होता है। तो आपको लगता है नाक में ऐसे करके, अरे कहां से सेंट आ रहा भाई? कुछ तो यार उसका घर में या तो मच्छी बन रहा होगा। मच्छी का सेंट आ रहा है जी। क्या भाई उस सेंट को कोई पकड़ के ला दिया था क्या? ना सर ना, ऐसे कौन ला देगा सर, कोई नहीं। वही तो डिफ्यूजन है, वही तो आपका विसरण है। यानी पदार्थ के कण जो है ना, अब बोल सर आप तो पहले वीडियो में बोले थे कि सुगंधित पदार्थ नहीं है। भैया सुगंधित पदार्थ नहीं है। सुगंध क्या है? पदार्थ का एक गुण है। लेकिन पदार्थ के कण के साथ, क्योंकि पदार्थ के कण में जब हमने बताया हुआ था कि जब पदार्थ के कणों में एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है, तो वो कण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी पा करके मोशन में आ जाता है ना, गतिशील अवस्था में आ जाता है और गति करने लगता है। गति करने के बाद वो धीरे धीरे हवा के माध्यम से आप जहां बैठे हैं ना, वो आपको पहचान के आ रहा है। आप लोग जहां बैठे हैं वो सेंट आ जाता है। और आने के बाद अरे यार मेरा घर में ना आज मच्छी बनता तो हम भी खाते, है ना। तो पदार्थ के कणों का स्वतः, स्वतः का मतलब होता है अपने आप, स्वतः आदान प्रदान या स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के बाद और एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे विसरण, है ना। यानी पदार्थ
पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहा जाता है। देख लिए क्या लिखे, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, हमने क्या किया, एक यहां पे बर्तन ले लिया या फिर एक पात्र ले लिया हमने, या फिर एक ग्लास ले लिया। इस ग्लास में हम लोग क्या रखते हैं, चलो पानी रख लिया। क्या रख लिया भाई, पानी रख लिया। अब यहां पे इस पानी में अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बूंद इंक को डाल दे रहे हैं। इंक को जब डाल दे रहे हैं तो धीरे धीरे देखते इंक पूरा पानी में मिल जाता है, यानी इंक के कण पानी के कणों में समा जाता है। तो क्या भैया इंक के कण को हम डाल रहे थे क्या, ना सर, आप क्यों डालेंगे। तो देखिए इंक का कण और पानी का कण अपने आप मिल रहा था ना, अपने आप मिल रहा था, और अपने आप मिलना ही क्या कहलाएगा, बोल सर, विसरण कहलाएगा। वैसे ही आप देख लीजिए, अगर अपन ठोस में देखूं, क्या ठोस में, क्या सर ठोस में विसरण होता, हमने यहां तो देख लिया पानी क्या है, एक द्रव है। पानी क्या है भैया, एक द्रव है, यानी द्रव में यहां पे हमने इंक डाला। क्या डाल दिया, इंक डाल दिया। इंक डाले तो कुछ देर में देखे इंक पूरा पानी में मिल गया, यानी इंक के कण और पानी के कण स्वतः मिल गया, अपने आप मिल गया, और अपने आप को ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब थोड़ा सा यहां पे एक ठोस पदार्थ ले लेते हैं। ठोस पदार्थ में क्या ले लूं यार, मिट्टी ले ले, बालू ले ले, पत्थर ले ले, ईंट ले ले, है ना, ये सब में तो थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। तो आपने क्या किया, स्याही को डाला, तो हम देख पा रहे हैं ये नहीं मिल पा रहा है, धीरे धीरे धीमी गति से मिल पा रहा है। यहां पे भी हमने क्या डाला, इंक डाला, और इंक को जैसे डाला देख पा रहे हैं कि यहां पे भी, यहां मिल नहीं पा रहा, मिल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना। अगर अपन गैस वाला कहानी तो अभी हम बताएं, कंटेनर क्या, गैस वाला कहानी अभी बताएं हम, कि अगर आपके बगल में मच्छी वगैरह कुछ बन रहा होता है तो सेंट अपने आप आपके पास आ जाता है ना। यानी उस पदार्थ के कण, उस पदार्थ के कण को जैसे ही एनर्जी मिलता है, उसका कण गतिज ऊर्जा पा करके गतिशील अवस्था में आ जाता है, और वाष्प हवा के कणों के द्वारा आपके पास पहुंच जाता है ना। इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों विसरण को भी समझ लिया हुआ है। अब आइए हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था को, लेकिन इससे पहले देख लीजिए विसरण की प्रक्रिया अगर देखूं तो सबसे तेज किसमें हो रहा है, विसरण की प्रक्रिया। और दोस्तों नोट्स करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। आप पढ़ते जाइए, हम पढ़ाते जाएंगे, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे विसरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो विसरण की प्रक्रिया सबसे तेज किसमें, अपन बोले ना गैस में होता, तुरते आ जाता है, रे बाप लगता पैसा देके बुलाए हैं, ऐसे आ जाता है ना, और मुंह में पानी ला देता है, अरे यार रोने का मन कर रहा। ऐसे पानी कौन लाता है, ले आता है ना। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है भाई, गैस में, और गैस से थोड़ा कम किसमें होता, द्रव में, और द्रव से कम किसमें होता, ठोस में। यानी विसरण की प्रक्रिया सबसे कम ठोस में होता है। कहां, ठोस में होता है। तो चलिए मेरे भाई लोग और दीदी लोग, अभी हम लोग करने वाले हैं पदार्थ की अवस्था। क्या, पदार्थ की, या फिर डायरेक्टली पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, है ना।
तो अवस्था के आधार पर आप बोलोगे या फिर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर? तो यहां तो हम लोगों को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर नहीं पढ़ना है, हम लोग यहां पे अवस्था के आधार पर देखेंगे। तो याद रखना, अवस्था के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, है ना? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बोल सर क्या क्या होता है? भैया टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बता रहे हैं ना। हाँ एकदम बताएंगे। तो देखिए पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पहला, बोल सर पहला की होता है? पहला ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ क्या? पहला ठोस पदार्थ, इसको अपन बोलेंगे सॉलिड मैटर। और दूसरा की होता है? बोल सर दूसरा क्या होता है? दूसरा याद रखना, द्रव पदार्थ होता है। द्रव पदार्थ होता है, सॉरी द्रव पदार्थ, जिसको हम लोग की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिक्विड मैटर, है ना? लिक्विड मैटर। और तीसरा की होता है सर? तीसरा क्या होता है सर? तीसरा गैस पदार्थ होता है ना? क्या? गैस पदार्थ, गैस मैटर। अरे एक बात देखो, ये 3 अवस्थाएं तो एकदम होना ही है, लेकिन और 2 अवस्था है। उन अवस्थाओं को हम लोगों का सिलेबस में यानी क्लास 9 के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जानकारी तो होना चाहिए ना भाई। तो चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। इसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है। और 5वां जो होता है उसको किसने किसने मिलकर के बनाया? बोस और आइंस्टाइन। तो इसको बोलेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं BIC। की बोलते हैं BIC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? एक एक टर्म को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी भी पढ़ना है और उसको समझना भी है। तो मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ठोस पदार्थ। क्या? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ, है ना? इसको हम लोग क्या बोले थे? सॉलिड मैटर। आइए ठोस पदार्थ की बात करते हैं। ठोस पदार्थ किसको बोलते हैं सर? देख लीजिए। अभी ये छूने पे कैसा लग रहा है? ठोस लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? ठोस लग रहा है। तो अगर मान लीजिए ये मेरा, कितना मान के चलो, इतना बड़ा है, इसको कितना बोल देंगे? 5-6 सेंटीमीटर। और मान के चलो वजन कितना है सर? मान के चलिए ना 15 ग्राम होगा, या 20 ग्राम, 25 ग्राम, कुछ भी है। अब मान लो भाई यहां 25 ग्राम और 10 सेंटीमीटर का है ये पेंट। छूने में तो कठोर लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको यहां से यहां ले आया तो क्या ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, या फिर 50 ग्राम का हो जाएगा? मतलब यहां इससे एक चीज समझ में आ रहा है दोस्तों, कि ना ही इसका हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, या फिर इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो ना ही इसका आकार बदल रहा है और ना ही इसका
आयतन बदल रहा है। ये जितना जगह घेर रहा है उतना ही घेर रहा है, इसका जितना मास है उतना ही है, और इसका आकार भी नहीं बदल रहा। ये लंबा है तो लंबे है ना। इसी को हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, उसके बाद चलते हैं। लिखेंगे वैसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, हाँ, उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ कहा जाता है ना दोस्तों, ठोस पदार्थ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, लोहा, सोना, चांदी, चौक, एक्सेट्रा कर दे रहे हैं, इत्यादि। ये सब जब हम लोग, सबसे पहले बात तो ऐसे भी महसूस हो जाता है ना कि जब हम इसको छूते हैं तो ये कठोर लगता है ना, इसलिए ठोस कह दे रहे हैं। लेकिन छूते हैं, ऐसे करते वैसे करते, तो इसका ना आकार बदलता है, ना इसका द्रव्यमान बदलता है, ना इसका आयतन बदलता है, इसलिए हमने इसको ठोस पदार्थ कहा। लेकिन सर आकार क्यों नहीं बदलता है, ये भी बात तो है। लेकिन सर आकार क्यों नहीं बदलता, आयतन क्यों नहीं बदलता? इसका मुख्य कारण है भैया कि ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं ना, बड़ी सामने सामने होता है। आइए इस चीज को भी हम लोग इसके प्रॉपर्टी में क्लियरली समझने वाले हैं। तो अभी करते हैं हम लोग, है ना, अभी करते कि इसका आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है सर? अगर होता है तो कुछ तो वजह होगा ना, क्यों होता है बताइए आप। तो दोस्तों हम जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, है ना। तो इस ठोस पदार्थ का क्या हो रहा है, आकार और आयतन जो है ना एकदम देखिए निश्चित हो रहा है, ना इसका आकार बदल रहा है ना आयतन बदल रहा है। मतलब इधर उधर कहीं भी ले जाओ ये सेम वैसे ही दिखेगा, है ना। इसलिए इसको हम लोग ठोस पदार्थ कर रहे हैं। चलिए अभी पढ़ रहे ठोस पदार्थ के गुण, और एक एक चीज को समझने वाले। ठोस पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। अब यहीं पे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक ठोस पदार्थ है। क्या है, एक ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, क्योंकि हमने कल बताया हुआ है ना, हमने क्या इससे पहले वाला वीडियो में बताया हुआ था कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और वो छोटे छोटे कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो ये परमाणु भी हो सकते हैं, ये अणु भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, है ना। अब इसके कण जो होते हैं ना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से इतना ज्यादा चिपके हुए होते हैं कि इसको ना इधर जाने का मौका मिलता है, ना उधर जाने का मौका मिलता है। अब इधर उधर जाने का मौका ही ना मिलेगा। मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और चार जन इधर से एकदम दबा के आपको घेर लिया है, आप ना इधर घूम पाएंगे ना इधर घूम पाएंगे, तो आप इधर उधर जा ही नहीं पाएंगे। तो आपका आकार कैसे बदलेगा, आपके पार्टिकल्स फ्री हो ही नहीं पाएगा। फ्री होगा तो अब ना ये यहां से चलो इधर आ जाता, तो इधर आ जाता है तो इसका आकार बदल जाता है ना, इसका आकार बदल जाता, फिर आयतन भी बदल जाता ताकि ये ज्यादा बड़ा जगह घेर लेता।
लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, इसके पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे के साथ ऐसे चिपका हुआ है। तो सर ऐसे क्यों चिपका हुआ है? चिपकने का भी तो कोई कारण होगा ना। तो भैया ये चिपकने का भी इसका एक कारण है, और वो है अंतरा आणविक बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको आकर्षण बल भी कहते हैं। और आकर्षण बल किसको कहते हैं? आकर्षण बल जब कोई कण दूसरे कण को अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। तो आइए अभी उधर चलते हैं, इतना स्पीड क्या है? तो इसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है? ये कारण हमने बताया। क्लियर है भैया? अब आइए दूसरी बात, इसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। अब निश्चित होने का देख लीजिए, यहां पे जो कारण लिख रहे हैं वही बात है कि इसके कण जो होते हैं, इसके कण एक दूसरे के बहुत नजदीक या पास लिख दो, बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, है ना। इसके कण देख लीजिए कितना पास पास है, कितना पास पास है, जिसके कारण ये मूव नहीं कर पाता है। इसका मतलब यहां से एक और पॉइंट निकलता है कि इसके कण बहुत कम गतिशील होते हैं, बहुत कम गतिशील होते हैं। और कारण क्या है? अभी हमने बताया कि अगर आपको चारों तरफ से ऐसे जकड़ ले तो आप यहां से वहां जा सकते? क्या नहीं जा सकते। यही कारण से ठोस पदार्थों में उसके कण बहुत कम गतिशील होते हैं, उसके कण बहुत कम गतिशील होते हैं। अब चलिए, ये सर इसके कण क्यों बंधे होते हैं? तो इसके कण बंधे होने का कारण क्या है? अंतरा आणविक बल, यानी लिखेंगे इसके कणों के बीच अंतरा आणविक बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? इसके कणों के बीच अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है। लेकिन यहां एक नया वर्ड घुस गया है। सर अंतरा आणविक बल आप किसको बोलेंगे? ये तो प्रॉब्लम सताएगा ही कि सर अंतरा आणविक बल किसको बोलेंगे सर। तो आइए सबसे पहले अंतरा आणविक बल को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टी को आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि किसी भी चीज में डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी चीज पढ़ेंगे क्लियर पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो आइए मजे लेकर के पढ़ते हैं। चलिए, अंतरा आणविक बल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अंतरा आणविक बल को आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां कर ले रहे है ना, अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल के कारण ही ये क्या है? एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है ना। तो अंतरा आणविक बल किसको बोलेंगे भैया? जब किसी भी एटम के किसी भी मैटर यानी पदार्थ के कणों के बीच बंधे रहने के लिए या कणों को बांधे रखने के लिए जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है,
उसे हम लोग अंतरा आणविक बल कहते हैं। जैसे एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो उसमें अंतरा आणविक बल के रूप में कौन काम करता है? जो 7 फेरा लेता है वही उसका अंतरा आणविक बल जैसा काम करता है ना। जा बेटा, अब तुम कहां जाएगा, अब हम तुमको देख लेंगे। और देखबे करते हो हर हस्बैंड बीवी से कितना डरता है। थोड़ा मोड़ा डर लगेगा ना, अभी आप लोग बच्चे हो, थोड़े ना जानोगे। और जिस भाई का शादी हो गया वो तो जान ही रहे होंगे क्या होता है ना। कुटाई होता है, झाड़ू का मार खाते रहो, इधर उधर करेगा तो अंतरा आणविक बल किसको बोलते हैं जी? किसी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर, यहां समझिए, ये मान के चलिए एक पदार्थ है, इसमें हमने क्या बोला? पदार्थ के अंदर क्या है? कण है। ठोस पदार्थ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इन दोनों पार्टिकल्स को बांधे रखने के लिए, इन दोनों पार्टिकल्स को बांधे रखने के लिए, है ना, बांधे रखने के लिए जो बल का उपयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं, यहां पे लिखे हैं, चलिए यहां डिफाइन करते हैं। जब किसी पदार्थ के अंदर है ना, कणों के बीच लगने या बांधे, कणों को ऐसे भी लिख सकते, कणों को बांधे रखने के लिए, है ना, या कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहा जाता है, कहा जाता है। ये अंतरा आणविक बल हो गया ना। और अंतरा आणविक बल को क्या बोलते हैं? आकर्षण बल बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, मान के चलिए जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, याद रखना अंतरा आणविक दूरी उतना कम होगा, यानी दो अणुओं के बीच की दूरी उतना कम होगा। अंतरा आणविक दूरी दो अणुओं के बीच उतना कम होगा, है ना। यानी इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि ठोसों के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। तो चलिए हम लोग 5वां पॉइंट इसका लिखते हैं। ठोस पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होती है ना दोस्तों। यानी अंतरा आणविक दूरी, अब सर ये अंतरा आणविक दूरी क्या है? जैसे हम यहाँ क्या लिखे, जब किसी पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को हम लोग अंतरा आणविक बल कहते हैं, तो जब पदार्थ के कणों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। आइए लिख लेते हैं एक बार, अंतरा आणविक दूरी लिखेंगे। पदार्थ के कणों के, पदार्थ के अंदर कणों या अणुओं के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं,
है ना दोस्तों। ये हम लोगों का अंतरा आणविक दूरी हुआ। लेकिन इन दोनों में हम लोगों को एक कॉमन चीज मिल रहा है कि जब यहां पे इसके कणों के बीच अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, अंतरा आणविक बल अधिक कह रहा है तो अंतरा आणविक दूरी यहां कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अंतरा आणविक बल अंतरा आणविक दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए अभी समझते हैं इसको, तब तक बोर्ड भी ऐसे भर गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा और कमेंट करके दोस्तों जरूर बोलिएगा कि सर हम नोट्स बना रहे हैं। तो चलिए ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने शायद 5 या 6ठा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, अब मिटा दिए, कोई बात नहीं है, शायद 5वां 6ठा पढ़े थे। अब हम लोग 7वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। कितना? 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। याद रखना, ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है या नहीं की जगह नगण्य लिख दो, क्योंकि थोड़ा सा तो जरूर होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर ही समझो, है ना, नगण्य होता है। बोल कैसे सर हम माने कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है? तो आपको हम बोलेंगे कि आप एक ईंट ले लीजिए, ठीक है, और उसमें हाथ चलाइए ना, तो आप जब चलाएंगे तो अरे सर दिमाग काहे खराब कर रहे हैं, अपने तो इतना दिमाग खराब है पढ़ते पढ़ते, और काहे दिमाग खराब कर रहे हैं, तो वहां हाथ नहीं जाएगा। हाँ, कांटी मारेंगे तो उसके इकाई क्षेत्रफल पर दाब लगेगा, दाब लगने के बाद वो अंदर जाएगा। लेकिन ऐसे जैसे हम देखो यहाँ कितना मस्ती से हाथ चला पा रहे हैं, ऐसे हम लोग ठोस पदार्थ में हाथ नहीं चला सकते। कारण क्या है? कारण यही है कि उसमें रिक्त स्थान नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, ये एक मान लीजिए ठोस पदार्थ है, क्या एक ठोस पदार्थ है, इसके ये कण, इसकी ये कण, इसकी ये कण, ये कण एक दूसरे के बहुत करीब होता है ना, एक दूसरे के बहुत करीब होता है, एकदम चिपका हुआ सा होता है, जिसके कारण इसमें रिक्त स्थान नहीं होता है ना दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक चीज हम लोगों ने क्या देखा था कि दो कणों के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं, ये ना देखे थे। और एक चीज क्या बोले कि अंतरा कणों दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को भी अंतरा आणविक बल कहते हैं। लेकिन एक चीज हम लोगों ने इससे पहले वाला पॉइंट में पढ़ा था कि जब अंतरा आणविक, देखिए पॉइंट नंबर 5 में पढ़े, अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है ठोसों में, लेकिन अंतरा आणविक दूरी बड़ी कम होता है। तो इससे एक रिलेशन निकलता है, याद रखना, अंतरा आणविक बल, इस चीज को एकदम नोट कर लेना, है ना, अंतरा आणविक बल व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतरा आणविक दूरी का। अंतरा आणविक दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IF समानुपाती ID, है ना, ID। IF से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रेसिप्रोकल क्या है, 1/, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, या फिर व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में ही बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती 1/, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। यानी अगर हम अंतरा आणविक दूरी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और ये जितना कम होगा वो अंतरा आणविक बल उतना ज्यादा होगा, है ना। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि ठोस पदार्थों में अंतरा आणविक बल बड़ी ज्यादा होता है, जिसके कारण अंतरा आणविक दूरी कम होता है। अब 7वां पॉइंट इसका और एक चीज देख लो भैया, रिक्त स्थान इसमें नगण्य होता है,
अब कैसे होता है ये भी हमने सीख लिया कि इसके कण बड़ी पास पास रहते हैं, जिसके कारण रिक्त स्थान नहीं होता है। और पास पास क्यों होता है ये भी हमने बताया कि इसमें अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात याद रखना, इसके दिशा निश्चित होता है। बोले हम क्यों माने सर इसकी दिशा निश्चित होता है? मान लीजिए आप वहां बैठे हैं, मेरे पास ये एक ठोस पदार्थ है और आप वहां कुछ गड़बड़ी कर रहे, तो हमने ऐसे करके मार दिया, आप ही को लगा ना चोट, आप ही को चोट लगा, बगल वाला क्यों नहीं लगा? बगल वाला तो खुशी से पागल है, अरे सर उसको मार दिए, मेरे तरफ नहीं आया, है ना? एकदम जिधर हम फेंक रहे उधर ही जा रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान निश्चित होता है, इसलिए या फिर ऐसे करके इसको ई कर दो, लुढ़का दो, तो ये सीधे जाने लगेगा, जिधर जाने का है उधर ही जाएगा। और पानी को हम ऐसे करेंगे, ऐसे मारेंगे तो उसको भी पड़ जाएगा ना। और हवा की बात करेंगे, हवा हम मार सकते क्या? हवा उसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, उसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, सबको लग रहा है ना? सबको लगता है। तो इसके दिशा क्या होते? निश्चित होते। कारण क्या है? इसके पास मास भी निश्चित, द्रव्यमान भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, जिसके कारण इसकी दिशा निश्चित होती है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मतलब 8वां पॉइंट। याद रखना, इसमें संपीड्यता। अब ये क्या घुस गया, ये क्या बात है रे बाप? इसमें संपीड्यता नगण्य होता, मतलब ना के बराबर नगण्य होता है। अरे सर ये क्या घुस गया सर संपीड्यता? तो आइए सबसे पहले हम लोग संपीड्यता को समझने की कोशिश करते हैं। संपीड्यता है ना दोस्तों, संपीड्यता जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन, अरे हाय, संपीड्यता का मतलब होता है क्या? दबना। जैसे मान लीजिए ये पेन मेरा ठोस है, हम इसको दबा रहे हैं, दब रहा है क्या? लेकिन यहीं पे एक बेलून ले आऊं और इसको दबाऊं तो वो दब जाएगा। अगर पानी में हाथ डालूं और ऐसे करूं तो वो भी दब जाएगा। और यहाँ गैस है, इसमें देखो कितना आराम से दब जा रहा है। मतलब समझ पा रहे हैं कि ठोस पदार्थ दबता नहीं है। दबता है क्या? आप हाथ में एक पत्थर ले लो और दबाओ ना, आपका हाथ दब जाएगा, आपका हाथ ही दब जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ए बाबा मेरा हाथ चला गया रे, है ना? ए चलो इसको बैंडेज करते हैं, दवाई दे रे बाबा, हो जाएगा ना ऐसे। इसलिए बोलते हैं भाइयों, संपीड़िता का मतलब होता है दबना। यानी लिखते हैं डेफिनेशन थोड़ा बढ़िया से, जब किसी वस्तु पर दाब लगाया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? संपीड्यता। संपीड्यता कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं, है ना दोस्त? संपीड्यता। जैसे आपके पास एक गेंद है, तो गेंद को दबाते दब जाता है, यानी उसमें संपीड़न है। अगर हम पानी को यहां रखे, ऐसे हाथ तो आराम से कर सकते, यानी पानी में भी संपीड़िता है। लेकिन एक पत्थर में बोलूं या एक ठोस पदार्थ में बोलूं तो क्या वो दबता है? तो आंसर नहीं। तो वही तो लिखे हैं कि इसमें संपीड़िता नगण्य होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। तो संपीड़िता से मेरे दोस्त लोग और भाई लोग भी वाकिफ हो गया होगा, समझ गया होगा। अब लास्ट इसका पॉइंट है भैया, इसका ठोस पदार्थ का प्रॉपर्टीज का लास्ट पॉइंट है, और वो है इसमें
विसरण की क्रिया बहुत कम होती है। तो विसरण की क्रिया, विसरण तो हम लोगों ने समझ लिया था ना कि जब दो विभिन्न पदार्थों के कण अपने आप ही मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे किसी के घर से मच्छी का सेंट आना, या कोई लड़का परफ्यूम मारता फस फस करके उसका सेंट मेरे पास पहुंच जाना, और हम बोलते भाई तुमने वो फॉग लगाया है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विसरण। तो भाइयों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ठोस पदार्थ क्लियर समझ में आ गया होगा। अब भाइयों, एक बात कहना चाहते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, इसलिए अब हम लोग अगले वीडियो में द्रव अवस्था और गैस अवस्था को इसी तरह से समझेंगे। तब तक के लिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।